नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानू शर्मा है और मैं NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट की हिंदी की फैकल्टी हूँ। हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी के अंतर्गत हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के अंतर्गत हम उपसर्ग पढ़ चुके हैं। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ, प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, कृत और त्वधित। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं। लेकिन कल हमने पढ़ा था कि जो कृत और त्वधित प्रत्यय के जो प्रकार हैं उनको जो भाषाविद हैं वह स्वीकार नहीं करते। तो भाषाविद ने प्रत्ययों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया है। किस प्रकार से? ऐतिहासिक वर्गीकरण। ठीक है, तो ऐतिहासिक वर्गीकरण का प्रत्ययों का। ठीक है, प्रत्ययों का। अब जो प्रत्ययों का ऐतिहासिक वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, वो कितने प्रकार से किया गया है? 4 प्रकार से। ठीक है, कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। और 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, देशज प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला प्रकार तत्सम प्रत्यय। ऐतिहासिक वर्गीकरण का पहला प्रकार तत्सम प्रत्यय। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि तत्सम प्रत्यय क्या होते हैं। तत्सम प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हुए होते हैं। ठीक है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए और जिनका प्रयोग प्रत्ययों के तौर पे किया जाता है वे क्या होते हैं? तत्सम प्रत्यय। ये संस्कृत में भी प्रयोग होते हैं और हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। क्लियर? हमने पहले जब प्रत्यय के भेद पढ़े थे, कृत और तद्धित, तब हमने पढ़ा था कि प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है और इनको अलग से कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किंतु ऐतिहासिक वर्गीकरण में ऐसा नहीं है। ऐतिहासिक वर्गीकरण में जब तत्सम प्रत्यय या तद्भव प्रत्यय या विदेशी या देशज जो भी प्रत्यय का प्रकार होगा उसमें प्रत्यय का अपना एक अर्थ होगा। ठीक है, अपना एक अर्थ होगा और उसके बाद उसका शब्द होगा। क्लियर? तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले तत्सम प्रत्यय। यहाँ पे देख लीजिए, वे प्रत्यय जो संस्कृत से हिंदी भाषा में आए। संस्कृत से हिंदी में आए। ठीक है, अब वे क्या कहलाते हैं? तत्सम प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं तत्सम प्रत्यय का पहला शब्द। क्लियर? कि तत्सम प्रत्यय में पहला शब्द कौन सा होता है। ठीक है, इसको हम एक टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? टेबल बना लेते हैं। इसको टेबल के द्वारा समझेंगे हम। ठीक है, देखिए, तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे हमारा प्रत्यय। ठीक है, क्या लिखेंगे? हमारा तत्सम प्रत्यय। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसका बोधक क्या है वो और उसका अर्थ क्या है। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे उसके उदाहरण। क्या लिखेंगे? उदाहरण। ठीक है, क्लियर? तो इसी प्रकार देखिए, हमारा पहला तत्सम प्रत्यय शब्द क्या है? वो है आ। ठीक है, आ। ये जो आ शब्द है, ठीक है,
यह जो आ तत्सम प्रत्यय शब्द है, इसका बोधक क्या होगा? ये क्या होगा? स्त्रीलिंग प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है ये? स्त्रीलिंग प्रत्यय। यानी कि जब किसी प्रत्यय में आ प्रत्यय का प्रयोग होता है तो वो स्त्रीलिंग का बोध करवाएगा। और क्या है वो? भाववाचक संज्ञा प्रत्यय। ये कौन सा है? भाववाचक संज्ञा प्रत्यय। क्लियर? तो हमारा पहला तत्सम शब्द, तत्सम प्रत्यय शब्द क्या है? आ है। आ कौन सा है? स्त्रीलिंग प्रत्यय है और भाववाचक संज्ञा प्रत्यय है। ये इसका बोधक और ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है। अब ये जो आ है, ठीक है, इस आ प्रत्यय से हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? देखिए, जैसे आदरणीय, आदरणीय, ठीक है, प्रिया, माननीय, सुता, इच्छा और पूजा। देखिए यहाँ पे हमने जो आ तत्सम प्रत्यय है उसके कुछ उदाहरण देखे। क्या है? आदरणीय, प्रिया, माननीय, सुता, इच्छा और पूजा। तो ये सभी स्त्रीलिंग प्रत्यय हैं। इन शब्दों में कहीं ना कहीं हमें स्त्रीलिंग का बोध होता है और यह क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्लियर? तो ये था हमारा तत्सम प्रत्यय का पहला प्रकार। ठीक है, क्या था? पहला प्रकार। अब हम देखते हैं इसका दूसरा प्रकार। ठीक है, हम इसका दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। इसका दूसरा प्रकार है आनी। क्या है? आनी। यह जो आनी तत्सम प्रत्यय शब्द हैं, ठीक है, यह क्या है? स्त्रीलिंग प्रत्यय है। क्या है? स्त्रीलिंग प्रत्यय। तो स्त्रीलिंग प्रत्यय, इस शब्द से हमें यह समझ में आता है कि जब भी आनी प्रत्यय का किसी शब्द में या किसी शब्द के पीछे जुड़ना होगा तो वो जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का बोध करवाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, नौकरानी, राजरानी। ठीक है, उसके बाद भवानी। ठीक है, उसके बाद शिवानी। ठीक है, तो ये जो भी नौकरानी, राजरानी, भवानी, ठीक है, शिवानी, देवरानी, ये जितने भी शब्द हैं, ठीक है, ये जितने भी शब्द हैं, ठीक है, ये कैसे बने हैं? आनी प्रत्यय से बने हैं और ये सब स्त्रीलिंग का बोध करवाते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे दूसरे तत्सम प्रत्यय के उदाहरण। ठीक, क्लियर? तो ये था हमारा तत्सम प्रत्यय का दूसरा शब्द। क्या था? आनी। अब हम देखते हैं इसका तीसरा शब्द। तीसरा शब्द है हमारा आलू। क्या है? आलू, हिंदी वाला आलू। तीसरा शब्द है हमारा आलू। ठीक है, ये जो आलू है, ठीक है, ये जो आलू प्रत्यय है ये एक विशेषण प्रत्यय है। क्या है ये? विशेषण। विशेषण प्रत्यय मतलब यदि यह आलू प्रत्यय किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है तो वह क्या बताता है? उसकी विशेषता बताता है। तो यह क्या है? विशेषण प्रत्यय है। और इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है इसका वाला। क्या होता है? वाला। क्लियर? तो ये था हमारा तीसरा आलू प्रत्यय और आलू प्रत्यय का अर्थ होता है वाला और ये एक विशेषण प्रत्यय है। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे कृपालु, दयालु, श्रद्धालु,
निंद्रालु, ठीक है। तो ये जितने भी शब्द हैं, कृपालु, दयालु, श्रद्धालु, निद्रालु, है ना, तो ये क्या है, हमारे आलू प्रत्यय के उदाहरण हैं। और ये शब्द जो है कृपालु यानी कृपा वाला, ठीक है, तो ये कृपा वाला यानी कि विशेषता हो गई, ठीक है, और अर्थ भी हो गया वाला। तो ये सब क्या बताते हैं, हमारे विशेषण बताते हैं। तो आलू क्या हुआ, विशेषण प्रत्यय हुआ। अब इसी क्रम में हम देखते हैं इसका चौथा प्रत्यय, ठीक है। चौथा प्रत्यय देखते हैं। चौथा प्रत्यय है इसका इत। क्या है, इत। इत भी क्या है, इत क्या है, एक विशेषण प्रत्यय है, ठीक है, यह भी एक विशेषण प्रत्यय है, विशेषण प्रत्यय है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है युक्त। इसका अर्थ क्या होता है, युक्त, ठीक है। तो जब ये इत प्रत्यय किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो उसमें युक्त शब्द का अर्थ का बोध होता है। किस प्रकार से, देखिए इसका उदाहरण देखते हैं। पल्लवित, पुष्पित, पुष्पित, फलित, हर्षित, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पल्लवित का अर्थ होता है पल्लव से युक्त, उसी प्रकार पुष्पित का अर्थ होगा पुष्प से युक्त, फल का अर्थ, फलित का अर्थ होगा फल से युक्त, और हर्षित का अर्थ होगा हर्ष से युक्त। तो यहाँ उदाहरण देख के हम बता सकते हैं कि इत का अर्थ क्या है, युक्त होता है, और ये जो ईश इत है ये विशेषण प्रत्यय है। क्लियर। तो ये थे हमारे 4 तत्सम प्रत्यय। इसका हम 5वां तत्सम प्रत्यय पढ़ते हैं। 5वां है हमारा इमा। क्या है, इमा। इमा, इमा 5वां इमा तत्सम प्रत्यय शब्द, ठीक है। अब ये जो है ये एक भाववाचक प्रत्यय है। क्या है, यानी यह किसी भाव का बोध कराता है, ठीक है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा प्रत्यय है ये, भाववाचक संज्ञा प्रत्यय, या फिर इसको कर सकते हैं कि यहाँ एक भाववाचक प्रत्यय है। तो ये जो भाववाचक प्रत्यय है इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, या इमा तत्सम प्रत्यय का प्रयोग करके कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं वो देखिए। जैसे गरिमा, महिमा, मधुरिमा, मधुरिमा, लालिमा, नीलिमा, ठीक है। तो ये जितने भी हैं इनमें क्या प्रयोग किया गया है, इमा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक प्रत्यय है। क्लियर। तो ये थे हमारे 5 तत्सम प्रत्यय शब्द। हम आगे देखते हैं इसका छठा तत्सम प्रत्यय शब्द। इसका छठा प्रत्यय शब्द बनेगा इक। क्या बनेगा, इक। इक क्या है, यह एक विशेषण प्रत्यय है। क्या है, विशेषण, विशेषण एवं संज्ञा प्रत्यय। कौन सा है, विशेषण एवं संज्ञा प्रत्यय, ठीक है। जैसे जो इक प्रत्यय है जब यह किसी शब्द के साथ जुड़ेगा तो वह उसकी विशेषता भी बताएगा और उसे एक संज्ञा भी बना सकता है, ठीक है। तो ये विशेषण एवं संज्ञा प्रत्यय है इक। अब इस इक प्रत्यय के थ्रू हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं वो देखिए। जैसे दैनिक, वैज्ञानिक, वैदिक और लौकिक, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द है
दैनिक, वैज्ञानिक, वैदिक और लौकिक। ठीक है, तो जैसे जहाँ इक प्रत्यय लग गया, जैसे वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक क्या हो गई, एक संज्ञा हो गई। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ एक संज्ञा प्रत्यय है, संज्ञा एवं विशेषण प्रत्यय है जो विशेषता ही बताता है और संज्ञा का भी बोध करवाता है। तो ये था हमारा 6 नंबर का तत्सम प्रत्यय इक। ठीक, अब हम देखते हैं 7वां। 7वें नंबर का प्रत्यय, तत्सम प्रत्यय शब्द, वो है क। क एक स्वार्थय होता है, स्व अर्थे। ठीक है, क क्या होता है, स्व अर्थे, स्वार्थे। ठीक है, और इसका अर्थ होता है समूह। ठीक है, क्या होता है इसका अर्थ, समूह। अगर क का अर्थ देखा जाए तो क्या होगा, समूह होगा, और क का क्या होता है, स्व का अर्थ होता है, स्वार्थय होता है। ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए, क प्रत्यय का प्रयोग करके हम कौन कौन से शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, जैसे घटक, ठंडक, शतक और सप्तक। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द हैं, घटक, ठंडक, शतक और सप्तक, तो ये काई से बने हैं, क तत्सम प्रत्यय के प्रयोग से बने हैं। ठीक है, जिसका अपना एक समूह होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक समूह होता है, और यहाँ इसका स्व का अर्थ होता है। क्लियर। तो ये था हमारा 7वां तत्सम प्रत्यय। अब हम देखेंगे इसका 8वां तत्सम प्रत्यय, वो होगा कार। क्या होगा, कार। कार का अर्थ होता है लिखने वाला या बनाने वाला या सिर्फ वाला। ठीक है, कार का अर्थ क्या होता है, लिखने वाला, बनाने वाला या सिर्फ वाला। ठीक है, तो अब इस कार तत्सम प्रत्यय का प्रयोग करके हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं। देखिए, पत्रकार, जानकार, काश्तकार। ठीक है, देखिए, कार से बना पत्रकार, जानकार, काश्तकार। ठीक है, तो हमने कार प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द बनाए, और कार का अर्थ क्या होता है, लिखने वाला या बनाने वाला। क्लियर। तो ये था हमारा 8वां तत्सम प्रत्यय। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका 9वां तत्सम प्रत्यय। नौवां तत्सम प्रत्यय। ठीक है, 9वां तत्सम प्रत्यय। 9वां तत्सम प्रत्यय है हमारा ज। ठीक है, क्या है ये, ज का अर्थ होता है जन्मा हुआ। क्या होता है, जन्मा हुआ। अब इस ज प्रत्यय का प्रयोग करके हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं, वो शब्द देखिए। जैसे अंडज, जलज, पंकज, पिंडज या फिर देशज और विदेशज। तो यहाँ देखिए कुछ शब्द लिखे हैं हमने, अंडज, देशज, जलज, विदेशज, पंकज, पिंडज। तो ये जो शब्द हैं ये कहेगा जब तत्सम प्रत्यय का प्रयोग करके बनाए गए हैं, और ज का अर्थ क्या होता है, जन्मा हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए पंकज, तो पंक से जन्मा हुआ पंकज, पिंड से जन्मा हुआ पिंडज, जल से जन्मा हुआ जलज, और अंड से यानी अंडे से जन्मा हुआ अंडज, देश से जन्मा हुआ देशज, और विदेश से जन्मा हुआ विदेशज। क्लियर। तो ज का अर्थ क्या होता है, जन्मा हुआ। अब हम इसका 10वां
प्रत्यय देखते हैं। दसवां प्रत्यय देखते हैं इसका हम। दसवां प्रत्यय है ज्ञ। ठीक है, ज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। ठीक है, क्या होता है? जानने वाला। ठीक है, तो इस ज्ञ तत्सम प्रत्यय का प्रयोग करके हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? देखिए, जैसे अज्ञ, मर्मज्ञ, विज्ञ, सर्वज्ञ, अभिनज्ञ। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द बनाए हमने, ठीक है, अज्ञ, मर्मज्ञ, विज्ञ, सर्वज्ञ, अभिनज्ञ, ये कैसे बने? हमारे ज्ञ प्रत्यय से बने हैं। ठीक है, ज्ञ प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? जानने वाला। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 10 तत्सम प्रत्यय शब्द। तो आज हमने ऐतिहासिक वर्गीकरण प्रत्ययों का, यानी कि प्रत्ययों का ऐतिहासिक वर्गीकरण का पहला प्रकार तत्सम प्रत्यय, ठीक है, उसकी परिभाषा पढ़ी और उसके 10 प्रकार पढ़े। ठीक है, हाँ, कौन कौन से पढ़े? आ, आनी, आलू, ईत, इमा, इक, क, कार, ज और ज्ञ। ठीक है, तो आज हमने कितने पढ़े? इसके तत्सम प्रत्यय के 10 शब्द आ, आनी, आलू, इत, इमा, इक, क, कार, ज और ज्ञ, इनके बोधक अर्थ और इनके उदाहरण देखें। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे के 9 जो बचे हुए हैं, 9 तत्सम प्रत्यय शब्द। ठीक है, क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।